सर कंसोलिडेटेड इश्यूज में एविडेंस किस तरह होती है, इस बारे में कुछ बयान करें सर। अच्छा, ये बहुत अहम। आज जैसे हम एक केस में गए हैं तो मैंने कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि कंसोलिडेटेड केसेस कैसे होते हैं। जब सेम पार्टीज के दरमियान सेम सब्जेक्ट मैटर में दो मुख्तलिफ केसेस लगे हों, वो मुख्तलिफ कोर्ट्स में हों, तो उन केसेस में सबसे पहले हमारी जो ड्यूटी होती है वो ये है कि हमें चाहिए कि हम वो केसेस कंसोलिडेट कराएं, यानी दोनों केसेस जो हैं वो किसी एक कोर्ट में हम ट्रांसफर करवा दें। अब ये ट्रांसफर कैसे कराते हैं, इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन में सीपीसी के सेक्शन 24 है सीपीसी का, उसमें कोर्ट को पावर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो किसी भी जहां पे सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर में कोई लिटिगेशन चल रही हो, कोई सूट पेंडिंग हो, तो उनको वो एक ही कोर्ट में वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक कोर्ट में। अब इसमें वजह क्या होती है कि क्यों किया जाता है कि देखें, आप दो ट्रायल चलें सेम सब्जेक्ट मैटर सेम पार्टीज के दरमियान, तो इसमें कंफ्लिक्टिंग जजमेंट आ सकती है कि एक कोर्ट अलग जजमेंट देगी, दूसरी कोर्ट अलग जजमेंट देगी। अब कंफ्लिक्टिंग जजमेंट और अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि वक्त जाया होता है, पार्टीज का भी एविडेंस रिकॉर्ड होती है, दोनों कोर्ट्स का भी टाइम जाया होता है और पार्टीज का भी टाइम जाया होता है। इनसे बचने के लिए बेसिकली ये होता है कि ये कंसोलिडेट कर दिए जाते हैं सूट्स। अब सूट जब कंसोलिडेट किए जाते हैं, इसका प्रोसीजर यही होता है। अब इसमें एक अहम बात यह है कि जब भी सूट कंसोलिडेट होंगे, वो दोनों में से किसी एक कोर्ट या किसी भी थर्ड कोर्ट को, जिसको डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट बेहतर समझेगा, जहां पे आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, कि वो सेक्शन 24 के तहत वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जब वहां पे ट्रांसफर होंगे दोनों सूट, उसमें रिटन स्टेटमेंट आएगा दोनों की तरफ से। जब रिटन स्टेटमेंट आ जाएगा तो इसमें कंसोलिडेटेड इश्यूज फ्रेम होंगे। अब कंसोलिडेटेड इश्यूज जब फ्रेम होंगे तो उससे पहले जो कोर्ट है वो देखेगी कि इन दोनों पार्टीज में से किसी एक को प्लेंटिफ, क्योंकि आप देखें जो जिस पार्टी ने सूट किया होगा वो उसमें प्लेंटिफ होगा और दूसरी पार्टी उसमें डिफेंडेंट्स होगी, तो उसमें वो ये करेंगी कि इनमें ओनस डिवाइड करने के लिए, ओनस डालने के लिए वो ऐसा करेंगी कि वो एक को प्लेंटिफ बना देंगी, एक पार्टी सेट ऑफ पार्टी को, और दूसरी को वो डिफेंडेंट बना देंगी। अब इसमें जो प्लेंटिफ होगा और जो डिफेंडेंट होगा, अब ओनस भी उसी के मुताबिक उस पे आएंगे। अब लाजमी नहीं हो सकता है एक सूट में एक प्लेंटिफ है और दूसरे सूट में वो डिफेंडेंट है, तो हो सकता है कि ये इस तरह कंफ्यूजन होगी। इसमें बहुत अहम है कि जब आप कंसोलिडेटेड इश्यूज फ्रेम होते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आप इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन 2 या 3 सूट्स में जितने भी सूट लगे हैं जिनमें कंसोलिडेटेड इश्यूज फ्रेम हुए, उसमें आपको क्या पे जिम्मेदारी, आपको प्लेंटिफ बनाया गया या आपको डिफेंडेंट बनाया गया। उसके बाद फिर आपने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। अगर आप प्लेंटिफ हैं तो आप पीडब्ल्यू के तौर पे पेश होंगे, आपके विटनेसेस सारे पीडब्ल्यू के तौर पे पेश होंगे, और अगर आप इसमें डिफेंडेंट हैं तो आप डीडब्ल्यू के तौर पे पेश होंगे इन सूट्स में। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी इसी तरह, अगर आप पीडब्ल्यू आप प्लेंटिफ हैं तो आपका एग्जिबिट पी के साथ लगेगा, अगर डिफेंडेंट है तो एग्जिबिट डी के साथ लगेगा। ये बहुत अहम है और यहाँ पे अक्सर मैंने देखा कि कंसोलिडेटेड इश्यूज फ्रेम हो तो वो कंफ्यूजन आ जाती है। तो इसलिए पहले आप कोशिश करेंगे अपनी फाइल के ऊपर लिख लेंगे, जैसे आपकी एक फाइल थी, आपने हो सकता है एक ही लिफाफे में दोनों वो फाइल्स डाल दी हों क्योंकि कंसोलिडेट हो गए हैं, एक ही लिफाफे में दोनों वो फाइल्स डाल दी हों क्योंकि कंसोलिडेट हो गए हैं। अब इस पे बाहर आप अपने प्लेंटिफ के खाने में, अपने लिफाफा वकील पे प्लेंटिफ के खाने में, तो वहां पे उसको सेट कर दें या ऊपर लिख दें कि इसमें आप किसकी तरफ से हैं, आप कौन हैं। आपके लिफाफे पे भी एक ऑप्शन बना होता है कि आप किसकी तरफ से पेश हो रहे हैं, तो उस साइड पे आप लिख दें, आपको फिर आसानी होगी। फिर वहां पे कोर्ट में जाने से पहले आप एक दफा जो इश्यूज हैं उनको देख लें कि आप पे क्या ओनस है, उसके मुताबिक फिर आप अपना जितनी एविडेंस है उसके मुताबिक आप अपनी एविडेंस करवाएं।